हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो देखो, कोरोना की वजह से बहुत कुछ चीज़ें रुक गई हैं, पढ़ाई रुक गई है। तो पर अगर आप इसको नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लें, तो जैसे मैं ये गिलास दिखाता हूँ आपको। तो अगर इसका देखने का नज़रिया, बहुत से लोगों के लिए ये आधा गिलास खाली है, पर बहुत से लोगों के लिए ये आधा गिलास भरा हुआ है। और आज एक रामनवमी का बहुत पवित्र दिन भी है, और मैं एक राम जी से जुड़ी आपको एक छोटी सी बात भी सुनाता हूँ कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़ी कठिनाई को भी पॉजिटिव वे से लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो जब राम जी का दशरथ जी ने अपने दरबार में मंत्रियों से चर्चा करके उनको युवराज घोषित कर दिया और बताया भी मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं राजगद्दी किसको दे रहा हूँ, राम जी को। तो सभी जगह तैयारियां होने लगी भी हाँ जी राम जी का राज्याभिषेक होगा। और उसके बाद आपने सारा देखा ही अभी कई ने कैसे करके सारा सिस्टम उल्ट कर दिया। अब देखो आप, हम तो एक पेपर कैंसिल हो जाए तो भी नेगेटिव हो जाते हैं। एक आदमी जिसको पूरे प्रदेश का बहुत बड़े राज्य मिलने वाला था, उसको रात रात में ही क्या होता है, अभी जंगल के लिए वनवास मिल जाता है। तो वो जब सुबह दोबारा अपनी माता जी के पास जाता है, कौशल्या जी, तो कौशल्या जी को पता है माता है, माँ तो माँ ही होती है, भी मेरे पुत्र के साथ बुरा हुआ, मेरा पुत्र शायद बहुत उदास होगा। पर जैसे ही वो पहुंचती है तो माता जी उनसे पूछती है, ठीक है, उसका दिल बधाने के लिए भी, बेटा क्या हुआ। तो वो उनके पास कहते हैं माता जी, तो मेरे को पिताजी ने अयोध्या की जगह पे जंगल का राज दे दिया। वो बोले भी अयोध्या बहुत छोटी नगरी है, आप जाओ जंगल में राज करो और आप अपनी ख्याति बढ़ाओ। तो यानी कि ये पॉजिटिविटी थी। उन्होंने ये इस चीज को नेगेटिव नहीं लिया कि मैं अगर अयोध्या में राजा बन जाता तो मैं क्या हो जाता। उन्होंने कहा भी मेरे को जंगल में भेजा है सीखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। तो उन्होंने जंगल में गए और कहाँ से चले, अयोध्या से चलते चलते रामेश्वरम से श्रीलंका तक आज भी उनके पद चिन्ह हैं, आज भी वो लोग उनको याद करते हैं, क्योंकि राम जी बन गए तो वो भगवान बन गए। तो उसी तरह से अगर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी देखेंगे, अगर ये टाइम है, इस टाइम में हम जो हमारी कमियां रह गई, जो हमारा छूट गया सिलेबस, उसको कवर करेंगे तो हम और ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लेंगे। देखो, एग्ज़ाम तभी क्लियर होगा जब हमारे तैयारी पूरी परफेक्ट होगी। तो हमने पिछला जो किया था उसमें हमने किया था प्राचीन इतिहास के जितने भी टॉपिक थे, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो आज हम करेंगे मध्यकालीन इतिहास। और इसमें क्या है, इस युग को भारत का संघर्ष का युग कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संघर्ष भारत ने इसी युग में किया। बहुत ज्यादा आक्रमण हुए, हमने प्राचीन में पढ़ा तो ज्यादा आक्रमण नहीं हुए। ठीक है, सिकंदर आया था, वो भी इतना ज्यादा नहीं कर पाया। उसके बाद जो हूण शक थे वो भारतीय ही थे, भारत से ही जो जनजातियां किसी टाइम ऊपर चली गई थी वो वापस उन्होंने आगे आक्रमण किया। पर उनका मतलब यहाँ से कुछ लूट खसोट नहीं करना था, वो उन्होंने यहीं पे राज्य बसाए, यहीं पे विकास किया। परंतु मध्यकालीन भारत में बहुत से ऐसे आक्रांता है जिन्होंने भारत को बहुत बुरी तरह से लूटा। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर हमने कल छोड़ा था, कहाँ पे छोड़ा था, कि जब मुस्लिमों के आक्रमण शुरू होते हैं तब से मध्यकालीन इतिहास भारत का शुरू होता है। तो सबसे पहले जो होगा भारत पर अरबों का आक्रमण। अरब से कौन से आक्रमणकारी आए थे, मोहम्मद बिन कासिम। कब आए थे, 1712 ईस्वी में। ये पहले मुस्लिम थे, अगर इसको याद रख लेना। देखो, सीधी बात सीधा कर देते हैं, मोहम्मद गजनवी उससे पहले, बहुत पहले आए थे। मोहम्मद गजनवी तो 1001 ईस्वी में आया था, पर ये 712 ईस्वी में इन्होंने सिंध और जो आजकल का पंजाब है ये जीत लिया था। दाहिर, राजा दाहिर को इन्होंने हराया था। तो ये आगे ज्यादा नहीं आए, इसलिए इनके बारे में कम पढ़ाया जाता है। परंतु सबसे पहला जो आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी था, वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो ये पहला टॉपिक बनता है। उसके बाद तुर्कों ने आक्रमण शुरू कर दिया, तो दो तुर्क फेमस हुए, महमूद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गौरी। तो ये महमूद गजनवी 1001 से 1027 तक इन्होंने आक्रमण किए। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1175 से लेकर 1206 तक आक्रमण जारी रही है। और इसी टाइम में क्या था भारत के अंदर, देखो, हर्षवर्धन जो सबसे बड़े राजा थे, जैसे ही वो वर्धन वंश का पतन हुआ तो छोटे छोटे राजा अलग अलग इलाकों में अपने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपना शक्ति बढ़ाने लगे। तो उसी टाइम में जब ये गौरी और गजनवी के आक्रमण हुए, उसी टाइम पे भारत में चौहान वंश धीरे धीरे बढ़ रहा था। परमार, प्रतिहार, चंदेल, इन सभी वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद जैसे ही
मोहम्मद गौरी देखो, गजनबी तो सिर्फ लूटने के लिए आया था, यहाँ का धन माल उसने बहुत लूटा। गौरी को जहाँ लगा भी अगर ये ऐसा एरिया, यहाँ बहुत पैसा है तो यहाँ पे ही हमें अपना राज्य स्टेबल करना चाहिए, यहीं राज करना चाहिए। पर वो अपना राज्य पूरी तरह से करता तो उससे पहले ही उसकी मृत्यु होगी 1206 में। तो फिर भी उसने क्या है, यहाँ पे अपने दिल्ली के अंदर अपने गुलाम बिठा दिए। तो वहाँ से क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत हुई, जो 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक चला। लगभग 300 साल लगा ले तो ये दिल्ली के ऊपर और इन सल्तनत का राज चला। और जो दिल्ली है वो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पॉइंट के बन के उभरी यहाँ से। उससे पहले जितने भी राजा थे उन्होंने अलग अलग राजधानियां बनाई, पर यहाँ से जब से सल्तनत काल आया तो दिल्ली सबसे बड़ी, जिसने दिल्ली जीत ली वो ये माना जाता था कि उसने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया। तो सबसे पहले अगर सल्तनत काल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले गुलाम वंश आएगा। इसके 11 शासक हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। 1206 से 1290 किया। इसी गुलाम वंश में पहली मुस्लिम जो शासक रजिया सुल्तान, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर खिलजी वंश आया और इसके 5 शासक हुए। और खिलजी वंश में अभी आपने पीछे पद्मावत फिल्म जो कंट्रोवर्सी थी उसमें देखा भी था कि उसी टाइम पे क्या थे कि मेवाड़ और मारवाड़, इस जगह पे बहुत छोटे छोटे राजा थे जिनको राजपूत शासक कहते हैं। तो उनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं के टाइम में उन्होंने भी वहाँ पे अपनी शक्ति बढ़ाई। उसके बाद इनको खिलजी वंश को हटा के कौन आए, तुगलक वंश। पगले तुगलक के बारे में बहुत स्टोरियाँ सुनी होंगी आपके। उन्होंने बहुत से ऐसे ऐसे बिना सोचे समझे हड़बड़ी में ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो हंसी के पात्र बने। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने हरियाणा के बहुत से शहर बसाए, हिसार बसाया, हिसार फिरोजा फतेहाबाद बनाया, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक किया। और उनके बाद आ गया सैत्य वंश। इनके भी 3 शासक हुए जिन्होंने क्या किया। उसके बाद 1414 से लेके 1451 तक। और उसके बाद आए लोधी वंश। लोधी वंश ने क्या किया, 1451 से लेके 1526 तक। लोधी वंश, लोधी वंश। तो लोधी वंश के जो अंतिम राजा थे इब्राहिम लोधी के टाइम में क्या थे, एक आक्रांता आए, मुगल आए। पहली बार कौन आया, बाबर आया। और 1526 में कहाँ पे युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ। जब ये सारे शासक दिल्ली पे कर रहे थे तो देखो गुलाम वंश के टाइम ठीक है, मोहम्मद गौरी ने थोड़ा काफ़ी एरिया जीता था। उसके बाद क्या हुआ, ये इन्होंने अपनी शक्ति को बना नहीं पाए। तो धीरे धीरे क्या है, हमारे भारत में दक्षिण के साइड में और कई जगह पे छोटे छोटे अलग अलग बहुत सारे राजवंश, बहुत सारे राज्य उदय हुए। तो उनके बारे में हम मिडल में पढ़ेंगे। उनमें सबसे जो दक्षिण के फेमस हैं वो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य है। बहुत समृद्ध साम्राज्य है विजयनगर का। हम्पी शहर अभी भी आपने देखा होगा, नोटों के ऊपर उसकी फोटो भी आती है, जो उनका सूर्य मंदिर है वहाँ पे उसका। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा बहुत सारे जैसे छोटे छोटे बंगाल का राज्य था, गुजरात का राज्य था, बरार का राज्य, अहमदानगर, बीदर, बीजापुर, गोलाकुंड, जनादेश, मालवा, उड़ीसा, जौनपुर, कश्मीर, इन सभी छोटे छोटे राज्यों के बारे में इसी मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। और इसी टाइम में क्या था कि देखो जैसे हमने पीछे प्राचीन इतिहास में पढ़ा था कि धर्म में जब कुरीतियाँ आती हैं तो उसके खिलाफ आंदोलन शुरू होते हैं उनको सुधारने के लिए। तो तब बौद्ध धर्म और जैन धर्म उत्पन्न हुए। तो जब मध्यकालीन इतिहास में भी धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ आई तो 2 तरह के आंदोलन हुए। देखो जो भक्ति आंदोलन हुआ वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, और सूफी आंदोलन क्योंकि मुसलमान भारत में एंट्री हो चुकी थी मुस्लिम धर्म की, तो उससे जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में भी हमें पढ़ेंगे। तो भक्ति आंदोलन की 4 शाखाएं थी, जिसमें सगुण निर्गुण ये शाखाएं होगी। उसके अलावा सूफी आंदोलन के अंदर अलग अलग सिलसिले थे, 6 सिलसिला हैं वो पढ़ेंगे। चिश्ती सिलसिला हो गया, ये सारे चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो उसके बाद जब मुगल वंश शुरू हुआ तो देखो मुगल वंश को भी हम 2 अलग अलग पार्ट में बांटा है। एक तो 1526 से लेकर 1707, यानी कि बाबर के आने के बाद से लेके औरंगजेब तक, क्योंकि यहाँ तक ही मुगल वंश असली माना जाता है। औरंगजेब के जाने के बाद जो बाद के राजा रहे वो नाम के राजा थे, बहुत उनका इतना ज़्यादा भारत के पूरे राज्य के ऊपर कंट्रोल नहीं था। तो इसलिए हम उसको दूसरे को उत्तर मुगल वंश पढ़ेंगे 1707 से लेके 1862 तक। बहादुर शाह प्रथम से शुरू होगा, वो बहादुर शाह द्वितीय पे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में 1857 में उनको पकड़ के वहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था।
तो ये मुगल वंश, वैसे तो अगर हम देखें तो जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है मुगल वंश की खत्मे के साथ ही खत्म हो जाता है, पर मुगल वंश के साथ साथ ही क्या हुआ, भारत के अंदर मराठा वंश की शुरुआत हुई। तो मराठा वंश के बारे में भी हम इसी मध्यकालीन इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। तो मराठा वंश उसी टाइम उदय हुआ, और मराठा वंश के बाद क्या हुआ, अंग्रेज आके 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बना के उन्होंने धीरे धीरे शक्ति बढ़ाई, और मराठाओं को हरा के उन्होंने भारत के अंदर जो सबसे बड़ी बड़ी ताकतें थी उनका खत्मा कर दिया। और वहाँ से क्या हुआ, हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया की वो शुरू होगी, या आधुनिक जो इतिहास है वो शुरू हो गया। तो ये सारा टॉपिक है, अगर आप इनको ध्यान से करें, इसी टाइम से इसी सीक्वेंस से चलेंगे तो हमें हिस्ट्री याद रखने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हमें प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि हम कहीं से कोई भी वंश उठा लेते हैं, उससे क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या कब हुआ क्या, ये सारा डेट वाइज है, कब कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो इसी हिसाब से हम इसको सिलेबस को करेंगे, और आगे वाली वीडियो में हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कहाँ से कैसे चली वो उसका पूरा सिलेबस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।